हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को कार्डियोजेनिक शॉक है तो वो क्या होता है और वैसे केस में क्या एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं कि नहीं। एंजियोप्लास्टी अगर करते हैं तो उसके स्पेसिफिक इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है और क्यों ये पेशेंट को जानना और समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब पेशेंट हार्ट अटैक लेके आता है तो जब कार्डियोलॉजिस्ट उसका एंजियोप्लास्टी करते हैं, रिलेटिव्स को ऐसा लगता है कि एंजियोप्लास्टी हो गई, नली बंद थी, उसको खोल दिया, अब तो पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, अब तो पेशेंट अमर हो जाना चाहिए। पर एक्चुअल रियलिटी ये कि ऐसा होता नहीं है और पेशेंट उसके बाद भी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है, खासकर अगर पेशेंट का कार्डियोजेनिक शॉक हो। कार्डियोजेनिक शॉक का बेसिकली मतलब ये है कि पेशेंट का हार्ट का पंपिंग फंक्शन अगर इतना ज़्यादा कम हो गया, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि उसका ब्लड प्रेशर जो है इवन विद बेस्ट सपोर्ट्स के साथ भी 90 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं एक्सीड कर रहा, यानी सिस्टोलिक ऊपर का ब्लड प्रेशर अगर 90 मिलीमीटर से कम जा रहा है तो वैसे पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक में बोलते हैं। दबाव के साथ कई बार क्या होता है कि पेशेंट को थोड़ा गति कम है या कोई हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, बॉडी डिहाइड्रेशन में है, ऐसे केसेस में भी थोड़ा ब्लड प्रेशर कम आ सकता है, पर उसे कार्डियोजेनिक शॉक नहीं बोला जाएगा, वो रिवर्सिबल केसेस है, उसमें ट्रांजिएंट अगर आप करेक्शन कर दे तो रिवर्स हो जाता है। पर अगर सस्टेन्ड पेशेंट को आधे घंटे से ज़्यादा अगर बीपी कम रह रहा है, 90 से ज़्यादा कम हो गया है और नहीं मेंटेन हो रहा है, तो वैसे पेशेंट को आप माना जाएगा कि हार्ट इतना ज़्यादा वीक हो गया है कि वो ब्लड प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहा है। और ऐसे व्यक्ति में एंजियोप्लास्टी करना अपने आप में टेक्निकली चैलेंजिंग होता है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक के केस में ही ज़्यादातर ऐसा होता है। हम मायोकार्डाइटिस की बात नहीं कर रहे हैं या हम कार्डियोमायोपैथीज की बात नहीं कर रहे हैं। कार्डियोजेनिक शॉक उसमें भी होता है, जब हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो ब्लड प्रेशर जनरेट नहीं करता और बॉडी शॉक में चली जाती है। पर हार्ट अटैक के केस में ऑब्वियसली ब्लॉकेज है, तभी हम एंजियोप्लास्टी करेंगे। तो अगर हार्ट अटैक केस में किसी को अगर कार्डियोजेनिक शॉक है और बीपी 90 से नीचे है, खासकर आगे की दीवार की नली में अगर हार्ट अटैक है या लेफ्ट मेन का अगर हार्ट अटैक है या मल्टीपल ब्लॉकेजेस है पेशेंट को, या पहले कोई हार्ट अटैक आ चुका है उसके बाद फ्रेश और हार्ट अटैक आया है, तो वैसे केसेस में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करें तो मृत्यु दर ऑलमोस्ट 90% जैसा होता है, और अगर ट्रीटमेंट करें तो भी जो इंटरनेशनल शॉक ट्रायल का डेटा है वो ये कहता है कि एंजियोप्लास्टी यानी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो हार्ट अटैक के बाद तुरंत में की जाती है इमरजेंसी में, उसके बाद भी मृत्यु दर लगभग 56% है। यानी ट्रीटमेंट करने के बाद भी लगभग 50 से 60% लोग नहीं बचेंगे। ये जानना और समझना ज़रूरी है। इसीलिए अगली बार जब भी आपका कोई भी पेशेंट या कोई नोन या कोई रिलेटिव हार्ट अटैक लेके डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में आता है और डॉक्टर आपको बोलता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपको समझना ज़रूरी है कि जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है वो पेशेंट की मदद करने के लिए कर रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट करने का बिल्कुल ये गारंटी नहीं है कि पेशेंट बच ही जाएगा। 50% से ज़्यादा लोग उसके बाद भी नहीं बचेंगे ट्रीटमेंट के बाद। तो ब्लड प्रेशर अगर 90 से कम है तो ये हार्ट अटैक के केस में बहुत बुरा साइन माना जाता है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये रिवर्सिबल कॉजेज़ की वजह से, यानी कि गति कम होने की वजह से या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होने की वजह से या ऐसे किसी कारण से या बॉडी डिहाइड्रेट होने की वजह से अगर हो रहा है, तो उसमें आप उस पैरामीटर को ठीक कर देंगे तो बीपी रिवर्ट हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, ट्रीटमेंट करना ईजी पड़ेगा। इन्फीरियर वॉल या नीचे दीवार की नली या राइट साइड की नली में अगर बीपी कम होता है तो वो भी कंपैरेटिवली ट्रीट करना इजी रहता है, उसमें भी मृत्यु दर उतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब ये बीपी 90 से नीचे हार्ट अटैक के केस में अगर आगे की दीवार की नली में अटैक में होता है या लेफ्ट मेन में होता है या मल्टीवेसल के केस में होता है, तो वहाँ एक्चुअली इसका मतलब ये है कि पंप इतना इरिवर्सिबली डैमेज हो चुका है कि उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट में आप एंजियोप्लास्टी करते भी हैं तो पेशेंट को ज़रा भी आप जब कॉन्ट्रास्ट देते हैं एंजियोप्लास्टी के दौरान, ऑब्वियसली स्टेंट दिखे, मटेरियल दिखे, नली दिखे, उसके लिए आपको कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता है। ये कॉन्ट्रास्ट एक विस्कस सब्सटेंस होता है जो कि हार्ट पर थोड़ा सा लोड डालता है। तो आप भले सबसे टॉप क्वालिटी का विजिपैक कॉन्ट्रास्ट भी अगर यूज़ करें, यानी आइसोस्मोलर कॉन्ट्रास्ट भी अगर यूज़ करें, तो भी वो हार्ट को थोड़ा सा लोड डालता है और उसमें हार्ट तुरंत ही फेलियर में जा सकता है। अगर पेशेंट स्टेबल भी हो तो भी वो सडनली एंजियोप्लास्टी के दौरान पल्मोनरी एडिमा में जा सकता है और उसको वेंटिलेटर पे डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए ऐसा पेशेंट्स में कई बार ये भी मान के चलना पड़ता है कि एंजियोप्लास्टी के दौरान कंडीशन सुधरने के बदले बिगड़ भी सकती है। ये जानना समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे कंडीशन में जब पेशेंट का एंजियोप्लास्टी किया जाता है और पेशेंट सडनली वेंटिलेटर पर चढ़ा जाता है तो रिलेटिव्स डॉक्टर के साथ झगड़ा करते हैं कि ये आपने क्या कर दिया, मेरे पेशेंट तो आया था तो बात कर रहा था, वेंटिलेटर पे नहीं था, उसका सैचुरेशन भले कम था, उसका बीपी भले कम था, लेकिन वो बात तो कर रहा था, अभी वो वेंटिलेटर पे चला गया, मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर दिया। तो वैसा नहीं होता, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है कि इस तरह के पेशेंट में जब भी आप एंजियोप्लास्टी करोगे तो कॉन्ट्रास्ट के इफेक्ट से बीपी थोड़ा और कम हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट के इफेक्ट से हार्ट में थोड़ा लोड पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट के इफेक्ट से पल्मोनरी एडिमा में जा सकता है। इसीलिए अगर पेशेंट का एंजियोप्लास्टी के दौरान
या हार्ट अटैक के दौरान अगर ब्लड प्रेशर 100 से ऊपर है तो इसे बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है ये सब प्रेडिक्ट करने के लिए कि पेशेंट का मृत्यु दर कम है। लेकिन जहाँ ये ब्लड प्रेशर 90 से नीचे होता है वहाँ मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। दवाओं के माध्यम से हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। यूरिन बढ़ाने वाले इंजेक्शन दे के हम पेशेंट के लंग्स में अगर पानी भर गया उसको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार मृत्यु पेशेंट की उसके बाद भी हो जाती है, कंडीशन उसके बाद भी कई बार बिगड़ जाती है। ऐसे केस में अगर आप स्टेंट करते भी हैं तो स्टेंटिंग में हमेशा ये रूल रहता है कि जो नली में हार्ट अटैक है सिर्फ उसी को ट्रीटमेंट करते हैं। अगर दूसरी नली में भी इतना ज़्यादा क्रिटिकल ब्लॉकेज है कि वो पेशेंट के सर्वाइवल को अफेक्ट कर रहा है तो उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। पर उसमें फ़ायदा ये है कि मल्टीपल नलियाँ एक साथ खुल जाएंगी तो हार्ट को ब्लड ज़्यादा मिलेगा तो पंप ज़्यादा कर पाएगा। नुकसान ये है कि मल्टीपल नलियों को आप करने जाओगे तो नंबर ऑफ स्टेंट्स बढ़ जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट का यूजेज बढ़ जाएगा, फेलियर होने का चांस बढ़ जाएगा, टेबल पे मृत्यु होने का चांस बढ़ जाएगा, प्रोसीजर का टाइम बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में कल्प्रिट वेसल को ही ट्रीट करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल है। अगर मल्टीपल नलियों में ऐसे ब्लॉकेजेस है जहाँ ट्रीटमेंट करने से पेशेंट को बहुत फ़ायदा होगा तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। बीपी अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो इंट्रा एओर्टिक बलून पंप करके एक डिवाइस आता है, उसको ब्लड प्रेशर को एक बड़ा बलून जैसा होता है जिसको बड़ी नली यानी एओर्टा में पाँव की नली से डाल देते हैं और ये हर बीट के साथ पंप करके ब्लड को पुश करता है, यानी हर डायस्टोल में ये ब्लड को आगे धक्का मारता है और थोड़ा सा हार्ट का भी परफ्यूजन इंप्रूव करता है। ये मशीन लगाने से पेशेंट का अगर 60-70 बीपी है तो बढ़ के 20 मिलीमीटर्स का तक का फ़ायदा मिल सकता है, 70 बीपी से 90 पे आ जाएगा और मृत्यु का चांस 5-7% कम हो सकता है। पर ये मशीन का ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाता है, यानी IABP बलून अगर हम यूज़ करते हैं तो पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के अलावा इसका लगभग 80,000 या 1 लाख जैसा कॉस्ट बढ़ जाता है और ये गारंटी नहीं करता कि पेशेंट बच ही जाएगा। मृत्यु दर में 5-7% का बेनिफिट मिल सकता है, 100% गारंटी नहीं है। इससे एक और एडवांस वर्जन आता है जिसे एक्मो डिवाइस बोलते हैं, यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन डिवाइस। ये बेसिकली हार्ट का एक तरह से डायलिसिस है कि जब हार्ट इतना ज़्यादा फेल हो जाए कि इसको ब्लड पुश आउट नहीं कर पा रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजनेशन नहीं कर पा रहा है, तो इसमें मशीन के द्वारा ऑक्सीजनेशन किया जाता है। सारा ब्लड को एक मशीन में शंट कर दिया जाता है और वहाँ मशीन में ऑक्सीजनेटर के द्वारा ब्लड में ऑक्सीजन भरता है और लंग्स को एक तरह से बाईपास करके डायरेक्ट वापस हार्ट में आ जाता है। तो इसमें कुछ दिन तक हम हार्ट का फंक्शन को और लंग्स के फंक्शन को एक तरह से बाईपास कर सकते हैं, हार्ट और लंग्स को थोड़ा रेस्ट करने का मौका दे सकते हैं। पर इस डिवाइस में प्रॉब्लम यह है कि बहुत कम सेंटर्स में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। कॉस्ट टू द पेशेंट अगर ये हम यूज़ करते हैं तो मान के चलिए 12 से 20 लाख तक एक्सीड कर सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है 2-4 दिन अगर इसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद भी अगर हार्ट आपका वीक है तो हार्ट में ताकत तो नहीं आएगी। तो ये मशीन खाली 2-4 दिन तक हार्ट को रेस्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि क्राइसिस पीरियड से हार्ट बाहर आ जाए और तब तक आप नली को खोलने का ट्रीटमेंट वगैरह कंप्लीट कर सके। पर लेकिन इससे कोई गारंटी नहीं है कि पेशेंट बच ही जाएगा। इसके बाद भी मृत्यु दर में 5-10% का फ़ायदा होगा, यानी बगैर ट्रीटमेंट अगर मृत्यु दर 50% है तो ट्रीटमेंट के साथ में भी 45% पर आ जाएगा, या वैसे 55 है तो 45 पे आ जाएगा। 5-10% का आपको बेनिफिट मिलेगा। गारंटी कोई नहीं है कि इतना खर्चा होने के बाद भी पेशेंट बच ही जाएगा। इसके अलावा एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस आता है, इम्पेलर डिवाइस करके, जो भी आजकल काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं। हर केस में इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि कैथेटर इसका लगभग 10 से 15 लाख रुपए का आता है, काफ़ी कॉस्टली है। इसका एक कैथेटर हम बड़ी नली के द्वारा एओर्टा के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल यानी हार्ट के खांचे में डाल देते हैं और ये वहाँ से ब्लड को सक करके हाई प्रेशर में पुश आउट करता है। तो जो वेंट्रिकल अगर ब्लड पुश नहीं कर पा रहे तो उसके बदले ये काम करके ब्लड को पुश आउट करता है। तो इसको अपन 5 to 7 डेज तक यूज़ कर सकते हैं, लंबा नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसके बियॉन्ड उसमें इन्फेक्शन होने का चांस या क्लॉटिंग होने का चांस बढ़ जाता है। पर ये एक तरह से हार्ट को सप्लीमेंट करता है, हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद करता है और व्यक्ति के अगर क्राइसिस में हार्ट अटैक में जान जाने का रिस्क है तो जान बचाने में कुछ हद तक मदद करता है। गारंटी ये भी नहीं देगा कि व्यक्ति बच ही जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा है, यानी एंजियोप्लास्टी और हॉस्पिटल स्टे के बियॉन्ड 10 से 15 लाख सिर्फ इम्पेलर डिवाइस करने का कॉस्ट आता है। तो कॉस्ट टू द पेशेंट काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन इसमें होता ही है कि हर पेशेंट में हम इसलिए ऑफ़र नहीं करते हैं क्योंकि जब हम ऑफ़र करते हैं तो उसके बाद पेशेंट की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है कि इतनी बड़ी मशीन, इतना बड़ा खर्चा किया तो अब तो बचना ही चाहिए पेशेंट। उसके बाद अगर पेशेंट नहीं बचता है तो सारा ब्लेम डॉक्टर्स पे आ जाता है। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि ज़्यादातर इंडिया में कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट्स को ज़्यादातर ट्रीट भी नहीं करते क्योंकि सबको पता है कि इसमें लॉन्ग टर्म आउटकम्स बहुत ख़राब आते हैं और जब पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती है तो सारा ब्लेम डॉक्टर पर आ जाता है। इसके लिए कई बार कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट्स को डॉक्टर ट्रीट करने में भी हेजिटेट करते हैं। आइडियली जो प्रोटोकॉल है या जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो तो एंजियोप्लास्टी ही है क्योंकि ऑब्वियसली बिगैर ट्रीटमेंट मृत्यु दर 90% है, ट्रीटमेंट के बाद 50% है तो एटलीस्ट 40% बेनिफिट तो आपको मिल रहा है। लेकिन
ऑब्वियसली वो करने के लिए आपको डॉक्टर पर पूरा ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आपको डॉक्टर को फ्री हैंड देना पड़ेगा कि आपको जो भी दवा लगे, जो भी मशीन लगे आप यूज़ करिए, हमारे पेशेंट को बचाने का प्रयास कीजिए। ऑब्वियसली इस दौरान खर्चा आएगा और उसके बाद भी 50% चांस है कि पेशेंट नहीं बचेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको डॉक्टर पर भरोसा शो करना पड़ेगा। अगर आप उसके बाद डॉक्टर ब्लेमिंग और डॉक्टर शेमिंग चालू कर देंगे कि यार ये डॉक्टर ही घटिया है, इसकी वजह से मेरा पेशेंट मर गया, तो फिर उस तरह का खराब या कॉम्प्लिकेटेड केस कोई भी डॉक्टर लेना नहीं चाहेगा। और फिर वैसे तरह के पेशेंट अगली बार जब भी उस डॉक्टर की प्रैक्टिस में आएंगे तो डॉक्टर बिना प्रयास किए उनको अपने हाल पर छोड़ देगा, और ऑब्वियसली अपने हाल पर छोड़ देगा तो मृत्यु दर 90% तक जाएगा। तो वैसे पेशेंट में एंजियोप्लास्टी का ज़रूर प्रयास करना चाहिए, खासकर अगर पहले पेशेंट 3-4 घंटे के अंदर आ गया हो तो। इस तरह का पेशेंट अगर हार्ट अटैक के बाद 7-8 घंटे के बाद आएगा और परमानेंट कार्डियोजेनिक शॉक में चला गया तो फिर वो नहीं बचता। अगर इरिवर्सिबल स्टेज जो शॉक का होता है उसमें अगर वो पेशेंट चला गया तो उसमें सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं और उस समय मृत्यु होने का चांस बहुत बढ़ जाता है ट्रीटमेंट के बावजूद भी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जानना समझना कि इस तरह के पेशेंट में लोग ब्रेन के स्टेटस से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट बात तो कर रहा है, हाँ तो बोल रहा है, खाना तो खा रहा है, तो इस तरह का पेशेंट खराब कैसे हो सकता है। तो आप ब्रेन के स्टेटस से बिल्कुल कोरिलेट नहीं कर सकते कि व्यक्ति की ओवरऑल स्टेटस क्या है। अगर ब्लड प्रेशर कम है और दवा से वो 60-70 मेंटेन कर रहा है तो पेशेंट बात भी कर रहा होगा, खाना भी खा रहा होगा, आपको पहचान भी रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो 24 से 48 घंटे में मर जाएगा। तो इस चीज़ को आप इससे कोरिलेट बिल्कुल मत करिए कि पेशेंट बात कर रहा है तो इसका मतलब वो सब चीज़ ठीक है। बात कर रहा है इसका मतलब ब्रेन तक थोड़ा ब्लड जा रहा है इसलिए ब्रेन कॉन्शियस है, लेकिन जब अनकॉन्शियस होगा तो 2-4 सेकंड के अंदर आदमी बेहोश हो जाएगा और 2-4 मिनट में आदमी खत्म हो जाएगा। ये जानना समझना ज़रूरी है। तो कई बार हॉस्पिटलों में ये भी बड़ा इशू होता है कि जब पेशेंट की ऐसे सडन मृत्यु होती है तो लोग बोलते हैं कि अभी 5 मिनट पहले तो मेरा पेशेंट बात कर रहा था, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये ख़राब हालत में था, अभी तो ये खाना भी खाया था इसने और अभी सडनली कोलैप्स हो गया तो आपने कुछ गड़बड़ करा। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि ऐसे केसेस में जो ब्लड प्रेशर है, जो पेशेंट के पैरामीटर्स है, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, जो ओवरऑल पेशेंट का कंडीशन है, वो डिसाइड करेगा कि पेशेंट का मृत्यु दर कितना है। सिर्फ शक्ल देख के या पेशेंट को ऊपर से देख के आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि इतना हालत ख़राब है। कार्डियोजेनिक शॉक है या नहीं ब्लड प्रेशर पर डिटेक्ट होता है, बॉडी कितनी ठंडी है उस पर डिटेक्ट होता है, यूरिन आउटपुट कितना है उस पर डिटेक्ट होता है। 24 से 48 घंटे तक अगर ये परसिस्टेंट रह जाए तो एक एक करके सब सिस्टम फेल हो जाते हैं, क्योंकि सारे सिस्टम्स को काम करने के लिए एडिक्वेट ब्लड प्रेशर होना ज़रूरी है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो एक एक करके सिस्टम फेल हो जाते हैं। सबसे पहले किडनी फेल होती है, फिर लिवर और फिर धीरे धीरे करके ब्रेन फेल हो जाता है, और फिर जब ब्रेन फेल होता है तो आदमी कोमा में चला जाता है और तुरंत उसकी जान जा सकती है। तो इसलिए कार्डियोजेनिक शॉक बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। बेस्ट ट्रीटमेंट इसमें एंजियोप्लास्टी है, लेकिन उसके बाद भी रिस्क ज़ीरो नहीं होता। रिस्क को समझते हुए एंजियोप्लास्टी को करना चाहिए विद सपोर्ट डिवाइस। अगर IABP, ECMO या इम्पेलर डिवाइस अवेलेबल है और पेशेंट कॉस्ट बेयर करने को तैयार है तो डेफिनेटली इनको करना चाहिए। इससे मृत्यु दर में कुछ फ़ायदा होगा, 5 to 10% सुधार होगा। गारंटी नहीं होगी कि पेशेंट बच ही जाएगा, लेकिन कुछ फ़ायदा होगा अगर पॉसिबल है और डॉक्टर्स को आप फ्री हैंड देते हैं तो डॉक्टर इन सब चीज़ों को यूज़ करके आपके पेशेंट को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आप ट्रीटमेंट के बाद भी ये गारंटी मत मान के चलिए कि ट्रीटमेंट हो गया अब सब कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओवरऑल कंडीशन पेशेंट की फिर भी बिगड़ सकती है। ब्लड प्रेशर और पैरामीटर्स कैसे हैं उस पर ज़्यादा रिलाई कीजिए। सिर्फ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस या पेशेंट बात कर रहा है या खाना खा रहा है उस चीज़ पर रिलाई मत कीजिए, क्योंकि उस सारी चीज़ें का कोई वैल्यू नहीं है। हार्ट का पेशेंट है तो ऑब्वियसली, अगर लकवे का पेशेंट है तो आप ब्रेन के स्टेटस पर बात करेंगे। अगर हार्ट अटैक का पेशेंट है तो हार्ट का स्टेटस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हार्ट ही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, पूरे शरीर के सिस्टम को मैनेज करता है। अगर हार्ट बंद हो जाएगा तो 3-4 मिनट के अंदर ये आदमी खत्म हो जाता है। तो ये जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कार्डियोजेनिक शॉक एक बहुत बुरी चीज़ है। जब BP 90 से नीचे हो जाए तो मान लीजिए कि ये पेशेंट की हालत अच्छी नहीं है, और वैसे पेशेंट में दुआ करिए कि वो पेशेंट बच जाए, लेकिन गारंटी मत एक्सपेक्ट करिए कि इवन एंजियोप्लास्टी के बाद भी या 4-5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद भी वो बच ही जाएगा। प्रयास करना चाहिए, और ज़्यादातर इस प्रयास के दौरान जिस नली में हार्ट अटैक आया उसको ही एंजियोप्लास्टी करने का प्रयास करना चाहिए। बाकी नलियों को प्लास्टी अगर ज़रूरी हो तो ही करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेने की ज़रूरत हो तो वेंटिलेटर पे लेके भी प्लास्टिक करनी पड़ती है, पर कई बार कंडीशन प्लास्टिक करने के बाद इंप्रूव होने के बदले डिटोरिएट भी हो सकती है। ये भी जानना समझना ज़रूरी है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा, और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। और
आपको चैनल का नोटिफिकेशन मिल जाता है जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं। जो लोग हमारे कंटेंट या चैनल पर बहुत सारे वीडियोस में कंफ्यूज होते हैं कि क्या देखें कैसे देखें, तो उनके लिए बहुत सारे प्लेलिस्ट में हमने कंटेंट को डिवाइड किया है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, अरेथमियाज, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ये सारे प्लेलिस्ट अलग अलग हैं। तो आप इनको मेरे चैनल पर देख सकते हैं और उसमें बेसिक जो आपके मतलब के वीडियोज़ हैं उनको देख के उनका एडवांटेज ले सकते हैं। जो लोग सारे डिटेल में पूरे कंटेंट्स को नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स का ब्रीफ समरी रहता है। तो आप उन टॉपिक्स को शॉर्ट्स में देख सकते हैं और उसका एडवांटेज ले सकते हैं।